मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स रूम। ये ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का सेकंड पार्ट है, जिसमें आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू ह्यूमन आई। साथ ही लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्या द ह्यूमन आई, उसका बेसिक फंक्शन क्या है और स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, और जितने भी ह्यूमन आई से रिलेटेड पार्ट्स थे उन सारे पार्ट्स की हमने डिटेल में स्टडी करी थी। और आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू ह्यूमन आई और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो कि ह्यूमन आई में हमारे यूज में आती है। क्योंकि अगर आप सीबीएसई में हैं तो हर एक पॉइंट आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ भी ऑब्जेक्टिव टाइप या असरसर रीजन टाइप के क्वेश्चंस में आपके एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। आपको नोट डालना है आपकी नोटबुक में और कुछ पॉइंट हैं जो आपको नोट करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट है आइरिस रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल। आपकी आंख के अंदर कितनी लाइट जाएगी ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करती है आइरिस। कैसे डिसाइड करती है? प्यूपिल के साइज को रेगुलेट करके। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो सपोज करिए कि ये तो आइरिस है, ये आपका आई है इतना और ये आइरिस है। ये आइरिस क्या करती है? मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आइरिस एक दरवाजे की तरह काम करती है कि आप दरवाजा कितना ओपन कर रहे हो। अगर आपने दरवाजा ज्यादा ओपन रखा है तो लाइट ज्यादा से ज्यादा अंदर जाएगी, और दरवाजा अगर आपने क्लोज रखा है या कम ओपन रखा है तो लाइट कम से कम अंदर जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि ये दो दरवाजे हैं, मान मतलब आइरिस है। अब ये आइरिस अगर अभी दूर दूर है तो ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर जाएगी और ये हो जाएगा प्यूपिल का साइज। जैसे अभी ये आइरिस, ये दोनों जो आइरिस मसल्स है ये वाली और ये वाली, ये दोनों अभी दूर दूर है तो इतना साइज है इसका, यानी प्यूपिल का साइज ये है। तो अभी ज्यादा से ज्यादा लाइट क्या होगी? आंख के अंदर जाएगी, यानी लेंस के पास जाएगी। मान लेते हैं कि आइरिस धीरे धीरे बहुत पास आ जाती है तो इस बार साइज बहुत कम हो गया है, यानी प्यूपिल का साइज बहुत कम हो गया, तो कम से कम लाइट क्या होगी? अंदर जाएगी। तो आइरिस बेसिकली क्या करती है? प्यूपिल के साइज को, ये जो बीच में दोनों आइरिस मसल के बीच में ये जो गैप होता है इसी को बेसिकली प्यूपिल बोला जाता है। तो आइरिस का काम क्या है? आइरिस का काम है प्यूपिल के साइज को रेगुलेट करना, और जितना प्यूपिल का साइज होता है उतनी ही ज्यादा लाइट अंदर इंटर करती है। प्यूपिल का साइज ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर जाएगी, प्यूपिल का साइज कम है तो कम से कम लाइट अंदर जाएगी। तो ध्यान देना है आपको कि आपकी आंख के अंदर कितनी लाइट इंटर करेगी, अमाउंट ऑफ लाइट। इसको कौन रेगुलेट करता है? इसको रेगुलेट करती है आइरिस। और कैसे रेगुलेट करती है? तो प्यूपिल के साइज को रेगुलेट करके, यानी प्यूपिल के साइज को कम या ज्यादा करके। नेक्स्ट पॉइंट है द प्यूपिल अपीयर्स ब्लैक बिकॉज नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय इट। वो जो प्यूपिल है, यानी मैं बोल सकता हूं कि ये जो गैप है, ये गैप, और इस गैप के पीछे कौन होता है? पीछे होता है लेंस। तो अगर हम बात करें कि प्यूपिल एक्चुअल में क्या है, तो प्यूपिल एक्चुअल में लेंस ही है जो कि आइरिस के पीछे होता है। यानी ये जो बीच में गैप है इसके पीछे कौन होता है? जस्ट लेंस होता है, यानी ये लेंस ही है जो आइरिस के पीछे है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं। यानी आइरिस के बीच में जितनी ये स्पेस है और इतने स्पेस में आपको लेंस दिखाई देता है, वही तो क्या है? प्यूपिल है। और ये प्यूपिल जो है ये ब्लैक कलर में दिखता है, अपीयर्स ब्लैक। क्यों? क्योंकि लाइट जो आती है वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस नहीं जाती है, यानी वो क्या हो जाती है? रिफ्रैक्ट हो जाती है सारी की सारी लाइट। कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी कलर आपको क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वो कलर जब रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आंखों में आता है तो आपको दिखाई देता है। अब जब लाइट सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एक भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, तो प्यूपिल का जो कलर है वो कैसा नजर आएगा? ब्लैक ही नजर आएगा। ब्लैक एक्चुअल में क्या होता है? ब्लैक कोई कलर नहीं है। जब लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता है, जहां पर लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता है वहां पर आपको ब्लैक नजर आता है। सिंपल सी बात। तो प्यूपिल ब्लैक क्यों नजर आता है? रीजन है कि वहां पे लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो क्या होता है? लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, द आई बॉल इज नियरली स्फेरिकल इन शेप। ये जो आई बॉल है आपकी आंख, ये पूरी की पूरी कैसी नजर आती है? स्फेरिकल होती है शेप में, जिसका डायमीटर लगभग कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है। डायमीटर ऑफ विच इज 2.3 सेंटीमीटर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है
जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस में आ सकते हैं, आपको ध्यान रखने हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग आपको डालनी है फॉर्मेशन ऑफ इमेज। एक समरी हमें देखनी है कि किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन हमारी आंख के अंदर होता है, और ये कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है, तो आपको पता होना चाहिए। हम देखते हैं an image is formed on the retina by successive refractions at the cornea, the aqueous humor, lens and vitreous humor. It is real, damaged and inverted in nature. आपकी आंख में जो इमेज बनती है, कहाँ पे इमेज बनती है? रेटिना में बनती है। हमने बहुत बात करी ऑलरेडी कि जो इमेज बनती है वो कहाँ पे बनती है? आपके आंख के रेटिना पर इमेज बनती है। और ये इमेज कैसे बनती है? सक्सेसिव, बहुत सारे रिफ्रैक्शंस होते हैं। सक्सेसिव रिफ्रैक्शन का मतलब एक के बाद एक रिफ्रैक्शंस होते रहते हैं। और ये रिफ्रैक्शंस कहाँ से होते हैं? तो an image is formed on the retina by successive refractions at the cornea, यानी सबसे पहला रिफ्रैक्शन कहाँ पे होता है? कॉर्निया में होता है। आपने डायग्राम अगर बनाया होगा तो सबसे पहला, ये सबसे आउटर जो लेयर आपको दिखती है उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं कॉर्निया। तो सबसे पहला रिफ्लेक्शन कहां पे होता है? कॉर्निया में ही होता है। और आपको मालूम है कि कॉर्निया क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। क्या है? ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, यानी लाइट वहां से रिफ्लेक्ट हो सकती है, पास हो सकती है। तो सबसे पहला जो रिफ्लेक्शन होता है वो कहां पे होता है? कॉर्निया में होता है। देन उसके बाद, कॉर्निया के बाद कौन आता है? एक्वस ह्यूमर आता है। आपने जो डायग्राम बनाया है लास्ट वीडियो में, वो डायग्राम आपको अपने पास रखना है और फिर देखना है वो जो ह्यूमन आई का डायग्राम है वो सबसे पहले आता है कॉर्निया, यानी लाइट इंटर करती है कहां से? कॉर्निया से। और सबसे पहले लाइट का रिफ्लेक्शन कहां पे होता है? कॉर्निया पे होता है। फिर उसके बाद द एक्वस ह्यूमर, यानी उसके बाद जो नेक्स्ट रिफ्लेक्शन होता है वो कहां पे होता है? उसके आगे जस्ट आता है एक्वस ह्यूमर, वहां पे रिफ्लेक्शन होता है। देन उसके बाद आता है लेंस। तो लेंस में लाइट का फिर से रिफ्लेक्शन होता है और लाइट फोकस हो जाती है। देन उसके बाद आता है क्या? विट्रियस ह्यूमर। तो विट्रियस ह्यूमर कहां होता है? लेंस के पीछे होता है, वहां पे भी रिफ्लेक्शन होता है। ऐसे बहुत सारे सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस होते हैं। पहला रिफ्लेक्शन कॉर्निया में, देन उसके बाद एक्वस ह्यूमर, देन उसके बाद लेंस, देन उसके बाद विट्रियस ह्यूमर। ये चार प्लेसेस पे रिफ्लेक्शन के बाद फाइनली जो है, जो लाइट की रेज है वो रेटिना पे जाके फोकस होती है और वहां पे जाके क्या होती है? इमेज बनती है, जो कि इमेज कैसी होती है? रियल होती है, डेविडेड होती है और इन्वर्टेड होती है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए। द लाइट सेंसिटिव सेल्स ऑफ रेटिना इज एक्टिवेटेड। जो लाइट सेंसिटिव सेल होती है रेटिना के पास, कौन सी होती है वो लाइट सेंसिटिव सेल्स? नाम है उनका रॉड सेल और कॉन सेल। तो ये जो लाइट सेंसिटिव सेल है, रॉड सेल और कॉन सेल, ये जैसे ही लाइट वहां पे पहुंचती है, इमेज बनती है रेटिना पे, ये सेल एक्टिवेट हो जाती है। और सेल एक्टिवेट होने के बाद क्या करती है? ऑन इल्यूमिनेशन एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ये क्या करती हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करती हैं। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करने के बाद these signals are then sent to the brain via the optic nerve, यानी ये सिग्नल ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहां पहुंचाए जाते हैं? ब्रेन तक पहुंचाए जाते हैं। देन उसके बाद the brain interprets these signals and finally processes the information so that we perceive objects as they are. फाइनली जब वो सिग्नल ब्रेन तक पहुंचते हैं तो ब्रेन क्या करता है? उस सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है और फिर फाइनली जो ऑब्जेक्ट हमारे सामने होता है, हमारी आंखों के सामने होता है, उसकी इमेज हमारे ब्रेन पे परसीव होती है या बनती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इमेज का फॉर्मेशन होता है कहां पे? हमारे रेटिना में। नाउ अब हम आते हैं टर्म्स रिलेटेड टू ह्यूमन आई। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो कि ह्यूमन आई से रिलेटेड है और आपके लिए जानना जरूरी है, तभी हम आगे डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई, या मैं बोल सकता हूं डिफेक्ट्स इन विजन, समझने में हमें हेल्प मिले। तो जो पहली टर्मिनोलॉजी है वो है एक्मोडेशन। अब ये एक्मोडेशन क्या होता है? इट इज द एबिलिटी और द प्रॉपर्टी ऑफ द आई लेंस टू फोकस both near and distant object by adjusting its focal length। मतलब कि जब आप दूर की चीजों को देखते हो या पास की चीजों को देखते हो तो जो आपका लेंस है, आपकी आंख में कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? चेंज होता है। और इसे कौन चेंज करता है? इसको चेंज करने के लिए वर्क करती है सिलियरी मसल्स। आपको दिख रहा होगा कि ये एक मैंने डायग्राम बनाया है, ये सिलियरी मसल्स है यहाँ पे, और एक दूसरा डायग्राम मैंने बनाया है, ये भी क्या है? यहाँ पे सिलियरी मसल्स है। और इन सिलियरी मसल्स ने क्या करके रखा है? इस लेंस को होल्ड करके रखा है। अब आपको दिख रहा होगा कि इस वाले केस में मैंने लेंस को थोड़ा सा पतला बनाया है
और इसकी लेंथ थोड़ी सी ज्यादा है। वही इस वाले केस में लेंस को मैंने थोड़ा सा मोटा बनाया है और इसकी लेंथ थोड़ी सी कम है। इसका मतलब है कि यहाँ पे लेंथ ज्यादा है और लेंस है पतला। इसका मतलब इसका कर्वेचर है कम। कर्वेचर का मतलब होता है जैसे अगर मैं दो कर्व बनाऊं, एक मैंने ये बनाया है ऐसे कुछ और एक मैंने बनाया कुछ ऐसे, इसमें किसका कर्वेचर ज्यादा है? तो इसका कर्वेचर है लेस, जबकि इसका कर्वेचर है मोर। यानी यहाँ पे कर्वेचर ज्यादा है, यहाँ पे कर्वेचर कम है। जब कर्वेचर कम होता है तो लेंस हो जाता है पतला और इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है। ये वाला जो कर्वेचर इसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी क्योंकि सर्कल बड़ा है। वही इसका कर्वेचर ज्यादा है तो इसका सर्कल होगा छोटा और इसका जो फोकल लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा कम। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी किसी कर्व का कर्वेचर बढ़ता है ना तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, या जब भी किसी लेंस का कर्वेचर बढ़ जाता है तो उसका जो फोकल लेंथ है वो हो जाता है कम। वही अगर उसका कर्वेचर कम हो गया है यानी उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जस्ट उल्टा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो आपकी सिलियरी मसल्स है वो क्या करती हैं, आई लेंस को कभी तो पतला कर देती हैं यानी उसका कर्वेचर कम कर देती हैं, यानी उसकी फोकल लेंथ को बढ़ा देती हैं। कभी क्या होता है कि जो सिलियरी मसल्स हैं वो लेंस को क्या कर देती है, मोटा कर देती है। मोटा करने का मतलब कर्वेचर को बढ़ा देती है यानी फोकल लेंथ को कम कर देती है। और ये क्यों करना पड़ता है? ये करना पड़ता है ऑब्जेक्ट, कभी हम दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं और कभी हम पास के ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं। तो जब दूर के ऑब्जेक्ट्स को हम देखते हैं तो उस टाइम पे हमें लेंस चाहिए होता है पतला लेंस। पतला लेंस जिसकी फोकल लेंथ क्या हो, कम हो, सॉरी ज्यादा हो, जिसकी फोकल लेंथ क्या हो, ज्यादा हो। वही जब हम पास के ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं तो जब हम पास के ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं तो लेंस हमें चाहिए होता है मोटा, जिसकी फोकल लेंथ क्या हो, कम हो। क्यों ऐसा क्यों चाहिए होता है हमें? क्योंकि हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ा है। पावर का फॉर्मूला होता है 1 फोकल लेंथ। ये होता है पावर का फॉर्मूला। क्या होता है पावर का फॉर्मूला? 1 फोकल लेंथ। यानी फोकल लेंथ जितनी ज्यादा होगी पावर उतनी ही कम होगी और फोकल लेंथ जितनी कम होगी पावर उतनी ही ज्यादा होगी। तो होता क्या है कि जब ऑब्जेक्ट हमसे बहुत दूर होता है या ऑब्जेक्ट दूर होता है, तो जब ऑब्जेक्ट दूर होता है तो वहां से लाइट रेज आती है पैरेलल, लाइट रेज आती है पैरेलल। तो उन पैरेलल लाइट रेज को फोकस करना के लिए हमें कम पावर की जरूरत होती है और जब कम पावर की जरूरत होती है यानी हमें अगर फोकल लेंथ ज्यादा भी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही जब ऑब्जेक्ट पास में होता है तो उसे कन्वर्ट करने के लिए हमें ज्यादा पावर की जरूरत है और ज्यादा पावर की जरूरत है यानी हमें कम फोकल लेंथ चाहिए, कम फोकल लेंथ चाहिए। और कम फोकल लेंथ कैसे मिलेगी हमें? जब लेंस कैसा हो, मोटा हो। अगर आप ये स्टार्टिंग से मेरे सारे लेक्चर्स देखते हुए आ रहे हैं तो आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो एक्कोमोडेशन बेसिकली क्या है? एबिलिटी है या प्रॉपर्टी है आई लेंस की कि वो किस तरीके से पास के ऑब्जेक्ट को जब हमें देखना होता है और दूर के ऑब्जेक्ट को जब हमें देखना होता है तो वो किस तरीके से फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। और फोकल लेंथ को कैसे एडजस्ट किया जाता है? लेंस का जो कर्वेचर है यानी पतला या मोटा, थिक या थिन, उसको बढ़ा करके या उसको बदल करके। अगर लेंस थिक है इसका मतलब उसका कर्वेचर ज्यादा है तो फोकल लेंथ क्या होगी, कम होगी। वही लेंस अगर पतला है यानी थिन है तो उसका जो कर्वेचर होगा वो कम हो जाएगा और उसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और क्योंकि पावर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ अगर बढ़ेगी तो पावर कम हो जाएगी, फोकल लेंथ अगर कम हो जाएगी तो पावर बढ़ जाएगी। इस तरीके से तो however the focal length cannot be decreased or increased beyond a certain limit। हालांकि फोकल लेंथ को हम एक लिमिट से ज्यादा ना तो बढ़ा सकते हैं और ना ही कम कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि सिलियरी मसल्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, लेंस को मोटा कर सकते हैं यानी थिक कर सकते हैं या लेंस को पतला भी कर सकते हैं, थिन भी कर सकते हैं। लेकिन एक लिमिट से ज्यादा हम उसको ना तो थिन कर सकते हैं और ना ही थिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लेंस कैसा है, थिन है यानी पतला है, लेकिन हम इसको एक लिमिट से ज्यादा भी थिन नहीं कर सकते, इसको बिल्कुल स्ट्रेट नहीं कर सकते हम, ध्यान रखें। और ना ही इसको हम एक लिमिट से ज्यादा थिक कर सकते हैं यानी मोटा कर सकते हैं। तो एक लिमिट होती है, वो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी में कि नियर पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट क्या होता है। यानी जो लेंस है उसको मिनिमम कितना थिक किया जा सकता है और कितना थिन किया जा सकता है, उसकी एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। तो अब आपको ये दिख रहा होगा फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट जब बहुत दूर होता है तो क्या होता है उसको समझिए जरा। अगर ऑब्जेक्ट दूर है
तो जब ऑब्जेक्ट दूर होता है, जैसे कि ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पे होता है, तो हमने लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन में पढ़ा है कि जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है या इनफाइनाइट पे होता है तो उससे जो लाइट रेज आती है वो आती है पैरेलल। जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर है, फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, लाइट रेज कैसे आती है? पैरेलल आती है। और अगर पैरेलल है लाइट रेज तो आपको क्या करना है? सीधे पैरेलल आती है लाइट रेज को कन्वर्ज करना है। तो ये थिन लेंस है, अभी पतला है लेंस पतला है यानी इसका कर्वेचर कम है, यानी इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है। तो ये क्या करेगा? लाइट रेज को यहाँ पे फोकस कर देगा रेटिना में, ये रेटिना है। और इसको लेंस को पतला या मोटा, थिन या थिक कौन कर रहा है? ये सिलियरी मसल्स इसको रेगुलेट करती है, चेंज करती है। तो इस सिलियरी मसल्स ने अभी लेंस को कैसा रखा है? थिन करके रखा है, यानी पतला करके रखा है। तो ये जो पैरेलल लाइट रेज है ये सीधा क्या हो रही है? पैरेलल लाइट रेज को कैसे जाना चाहिए था? ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन इस लेंस ने क्या करा? लाइट रेज को ऐसे कन्वर्ट कर दिया और फाइनली जो इमेज है वो कहां पे बन जाएगी? रेटिना पे इमेज बन जाएगी। वही जब ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट पे होगा, यानी ऑब्जेक्ट बहुत ही पास में होगा, तो जब ऑब्जेक्ट पास में होता है तो उससे लाइट रेज कैसे निकलती है? डाइवर्जिंग लाइट रेज, यानी लाइट रेज कुछ ऐसे फैलते हुए जाएंगे, कुछ इस तरीके से। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है? लाइट रेज पैरेलल आ रही है जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट पास में होता है तो लाइट रेज कैसे जाती है? उससे फैलते हुए जाती है, यानी डाइवर्जिंग होती है लाइट रेज। तो लाइट रेज को कैसे जाना है? ऐसे जाना है। या आप देखो कि यहाँ पे लाइट रेज को क्या हो रही है? जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो लाइट रेज पैरेलल जा रही थी, बस उसको थोड़ा सा हमने क्या करा है? कन्वर्ज किया है, बस थोड़ा सा ही करा है ना। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लाइट रेज ऐसे जा रही है, फैलते हुए दूर की तरफ। अब अगर हम इसको कन्वर्ज करते हैं तो बहुत ज्यादा कन्वर्ज करने की जरूरत है। और इसके लिए क्या होना पड़ेगा? इसके लिए लेंस की पावर ज्यादा चाहिए। और लेंस की पावर कब ज्यादा होगी? लेंस की पावर ज्यादा तब होगी जब फोकल लेंथ क्या होगा? कम। जब फोकल लेंथ कम होगी तभी जाके पावर ज्यादा होगी, और तभी जो ये दूर जाती हुई लाइट रेज है इनको कन्वर्ज किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सिलियरी मसल्स को इसका कर्वेचर बढ़ाना पड़ेगा, यानी लेंस को मोटा करना पड़ेगा। और जब लेंस का कर्वेचर बढ़ेगा यानी लेंस मोटा होगा तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी, और फोकल लेंथ कम हो जाएगी तो पावर बढ़ जाएगी। और जैसी पावर बढ़ेगी तो ये लाइट रेज जो ऐसे जा रही थी फैलते हुए, ये इनको पैरेलल भी कर देगा और साथ ही साथ कन्वर्ज भी कर देगा, यानी लाइट रेज कुछ इस तरीके से जाएगी। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है? लाइट रेज ऐसे जा रही है और फाइनली लाइट कहां पे पहुंचेगी? रेटिना में पहुंचेगी। और रेटिना में रॉड सेल और कॉन सेल जो होती हैं, अच्छा आपको पता है क्या रॉड सेल का काम क्या होता है? रॉड सेल का काम होता है लाइट की इंटेंसिटी को आइडेंटिफाई करना, यानी ये बताना कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितना ब्राइट है या कितना डार्क है। वही कॉन सेल का काम क्या होता है? कलर्स के बारे में बताना, प्राइमरी कलर्स, रेड, ब्लू और ग्रीन कलर जो होते हैं प्राइमरी कलर्स। तो कौन सेल का काम होता है? कलर्स को आइडेंटिफाई करना, यानी ऑब्जेक्ट किस कलर का है ये बताना। तो ये जो रॉड सेल या कौन सेल यहाँ पर होती है वो सिग्नल जनरेट करेंगे और वो सिग्नल जाएगा ब्रेन तक, ऑब्जेक्ट कैसा है, कितना ब्राइटनेस है या कितना डार्क ऑब्जेक्ट है, किस कलर का है, ये आपके ब्रेन को पता चल जाएगा। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या देखा? एक्मोडेशन। एक्मोडेशन मतलब क्या? एक्मोडेशन मतलब कि लेंस की फोकल लेंथ को कितना इंक्रीज किया जा रहा है या कितना डिक्रीज करा जा रहा है, यानी किस तरीके से लेंस की जो फोकल लेंथ है उसको चेंज किया जा रहा है, इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ एक्मोडेशन। और ये काम कौन करता है? ये काम करती है सिलियरी मसल्स। तो द सिलियरी मसल्स हेल्प इन चेंजिंग द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, यानी सिलियरी मसल्स की हम हेल्प में क्या करते हैं? लेंस का कर्वेचर चेंज करते हैं। वेयर मसल्स आर रिलैक्स्ड, यानी मसल जब रिलैक्स होती हैं, जब मैं बोल सकता हूं कि एक्सपांड होती हैं, द लेंस बिकम्स थिन, तो लेंस क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। एंड इट्स फोकल लेंथ इज इंक्रीज, तो फोकल लेंथ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है ना। दिस इनेबल्स अस टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, और इसकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं? जो दूर ऑब्जेक्ट है, यानी वो ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट रेज कैसे आनी है, ऑलमोस्ट पैरेलल आनी है, उनको देखने में हमें हेल्प होती है, क्योंकि वो ऐसे ही वो लेंस क्या करता है? लाइट रेज को रेटिना पे फोकस कर देता है और हम ऑब्जेक्ट को ठीक से देख पाते हैं। नेक्स्ट, व्हाइल व्यू नियर बाय ऑब्जेक्ट, अगर हमें नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखना है, यानी पास में जो ऑब्जेक्ट है उनको देखना है, द सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, तो सिलियरी मसल्स क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। और जब सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं सो द लेंस बिकम्स थिकर, तो लेंस कैसा हो जाता है? मोटा हो जाता है। और जब लेंस मोटा होगा यानी इसका कर्वेचर बढ़ जाएगा, और जब कर्वेचर बढ़ जाएगा तो जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जब फोकल लेंथ कम होगी तो पावर बढ़ जाएगी, और जैसे ही पावर बढ़ेगी तो ये जो पास में ऑब्जेक्ट है जो कि फैलाती हुई लाइट रेज को भेज रहा है, यानी डाइवर्जिंग लाइट रेज भेज रहा है,
उन्हें लाइट रेस को पैरेलल करेगा और साथ ही साथ कन्वर्ज भी कर देगा, इतना पावर हो जाता है उसका। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक्मोडेशन का वर्क, एक्मोडेशन का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट है पावर ऑफ एक्मोडेशन। It is the maximum variation in power of the eye lens for focusing nearby or far objects clearly at retina. For a young adult with normal vision, the power of accommodation is about 4 diopter, यानी 4D. The eye loses its power of accommodation at old age. Power of accommodation एक्चुअल में क्या है कि आपकी जो सीलियरी मसल्स हैं वो लेंस को कितना कंप्रेस कर सकती हैं और कितना रिलैक्स कर सकती हैं, यानी लेंस के कर्वेचर को कितना बढ़ा सकती है या कितना कम कर सकती है, या सिंपल वर्ड में बोले कि लेंस की फोकल लेंथ को कितना बढ़ा सकती है या कितना कम कर सकती है। यही है बेसिकली क्या, पावर ऑफ एक्मोडेशन। और आपको पता है कि लेंस की जो पावर होती है वो क्या होता है, 1/4 फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ बढ़ेगी तो पावर कम होगी और फोकल लेंथ कम होगी तो पावर बढ़ेगी, यानी पावर को कितना बढ़ाया जा सकता है या कितना कम किया जा सकता है, ये कहलाता है पावर ऑफ एक्मोडेशन। यंग एडल्ट्स में ऐसा देखा गया है जिनका नॉर्मल विजन होता है कि जो पावर ऑफ एक्मोडेशन होता है वो लगभग कितना होता है, 4 डायोप्टर होता है। कितना होता है, 4 डायोप्टर। और पावर ऑफ लेंस हमने पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर में, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में, और हमें मालूम है कि पावर की जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट, वो क्या होती है, डायोप्टर होती है। तो जो नॉर्मल पर्सन होते हैं, एडल्ट पर्सन होते हैं जिनका विजन नॉर्मल होता है, उनके लिए जो पावर ऑफ एक्मोडेशन होती है वो कितनी होती है, 4 डायोप्टर होती है। द आई लूजेस इट्स पावर ऑफ एक्मोडेशन एट ओल्ड एज। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, एज बढ़ती जाती है, ये जो पावर ऑफ एक्मोडेशन है ये क्या हो जाता, होता जाता है, कम होता जाता है, यानी फिर हम उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं कर सकते, है ना। यानी आप देखते होंगे कि अक्सर जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उन्हें चश्मे लगते हैं। चश्मे क्यों लगते हैं, क्योंकि उनकी जो पावर ऑफ एक्मोडेशन है वो कम हो चुकी होती है। यंग एज में कितनी होती है, 4 डायोप्टर, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये जो पावर ऑफ एक्मोडेशन है 4 डायोप्टर, 3 डायोप्टर, 2 डायोप्टर और कम होती जाती है। तो ये है पावर ऑफ एक्मोडेशन। नेक्स्ट है फार पॉइंट ऑफ द आई। अब ये फार पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां तक हम मैक्सिमम दूरी तक चीजों को क्लियरली देख सके, यानी फार पॉइंट मैक्सिमम दूरी पर या मैक्सिमम डिस्टेंस पे वो पॉइंट है जहां तक कि हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। तो इट इज द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी क्लियरली, इट इज इन्फिनिटी फॉर नॉर्मल आई। इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखनी है कि जो फार पॉइंट है वो क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे वो पॉइंट है जहां तक हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली कहां तक देख सकते हैं, सपोज कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है, मैं मान लेता हूं एक टेनिस की बॉल है, तो टेनिस की बॉल को आप क्लियरली कितनी दूरी तक देख सकते हैं, आई थिंक 5 मीटर या 10 मीटर तक। तो अगर आप वो छोटी सी टेनिस की बॉल को 10 मीटर तक क्लियरली देख सकते हैं, इसका मतलब है कि आपके लिए फार पॉइंट क्या है, 10 मीटर है। लेकिन अगर वो टेनिस की बॉल की जगह पे फुटबॉल अगर कोई रख दे तो हम 20 मीटर तक देख सकते हैं, यानी फिर फार पॉइंट क्या हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। तो फार पॉइंट कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, फार पॉइंट कोई फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के साइज पे। अगर टेनिस की बॉल है तो हो सकता है कि हमारे लिए फार पॉइंट 10 मीटर हो, अगर फुटबॉल हो जाएगी तो फार पॉइंट हो जाएगा 20 मीटर। और अगर मान लेते हैं कोई बड़ा एनिमल जैसे कि एलिफेंट, अगर हमसे 1 किलोमीटर की दूरी पर भी खड़ा होगा तो हम उसको क्लियरली देख सकते हैं, यानी उस केस में जो फार पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो 1 किलोमीटर हो जाएगा, यानी 1000 मीटर हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कैसा है। अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा सा है तो हो सकता है कि हमारे लिए फार पॉइंट 2 मीटर हो या 3 मीटर हो, और अगर ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है तो हो सकता है कि हमारे लिए फार पॉइंट क्या हो, हमारे लिए फार पॉइंट हो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है किस पे, ऑब्जेक्ट के साइज पे। तो हम क्या मान लेते हैं कि नॉर्मल आई के लिए जो फार पॉइंट होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। हालांकि ये वेरी करता रहता है, ये फार पॉइंट 1 मीटर भी हो सकता है, 3 मीटर भी हो सकता है, 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 10 किलोमीटर भी हो सकता है, डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के साइज पे। इसलिए हम इसको क्या मान लेते हैं, इसलिए हम इसको मान लेते हैं कि जो नॉर्मल आई का जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, नियर पॉइंट ऑफ द आई। अब नियर पॉइंट क्या है, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट
can be seen most distinctly without any strain is called the least distance of distinct vision या near point of the eye। यानी जैसे फार पॉइंट क्या था, फारदेस्ट पॉइंट या मैक्सिमम दूरी पे वो पॉइंट जहां तक हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फार पॉइंट बोलते हैं। और वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट के साइज पे वेरी करता है। अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है तो फार पॉइंट हमारे लिए बहुत दूर होगा, और अगर ऑब्जेक्ट छोटा है तो फार पॉइंट पास हो जाएगा। क्लियर है बात। नियर पॉइंट क्या होता है, मिनिमम वो पॉइंट होता है, यानी मिनिमम डिस्टेंस पे वो पॉइंट जहां तक कि हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकें। जैसे आप बुक, जनरली आप कैसे बुक को रीड करते हो, या अपनी कॉपी, आप अपनी नोटबुक कैसे रीड करते हो, करीब इतना, यानी आप अपनी आंखों से लगभग 25, 30 या 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बुक को रख के क्या करते हो, आप अपनी कॉपी को या अपनी नोटबुक को रीड करते हो। लेकिन अगर आप उस बुक को क्या लाने लगो, एकदम पास लाने लगो ऐसे, तो हो सकता है कि आपको 30 सेंटीमीटर तक, 25 सेंटीमीटर तक चीजें क्लियरली दिखाई दे। लेकिन अगर आप और पास लाते जाओगे और पास लाते जाओगे और पास लाते जाओगे तो एक टाइम होगा कि फिर आपको वो चीजें ब्लर दिखना हो जाएगी शुरू, यानी ब्लर दिखने लगेगी, या देखने में आपको बहुत प्रॉब्लम होने लगेगी, आंखों में स्ट्रेन आने लगेगा, आंखों में दर्द होने लगेगा। क्यों? क्योंकि एक नियर पॉइंट होता है, उससे आगे अगर हम चीजों को लेकर के आएंगे, यानी ऑब्जेक्ट को और पास लेकर के आएंगे, तो हमें देखने में प्रॉब्लम होगी। जैसे ये मेरी हाथ की जो रेखाएं हैं मुझे प्रॉपर दिख रही है, ये जो लाइंस है मुझे प्रॉपर दिख रही है, लेकिन अगर मैं इसको और पास लाऊंगा और बहुत पास ले आऊंगा तो ये क्या है, मुझे दिखना बंद हो जाएगा, ब्लर दिखने लगेगा। यानी एक नियर पॉइंट होता है जहां तक हम चीजों को बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं, बिना हमारी आंखों में किसी तरह का कोई स्ट्रेन आए, कोई पेन आए, कोई दर्द आए, है ना। लेकिन उसके और पास अगर हम चीजों को लेकर के आएंगे तो हमें देखने में प्रॉब्लम होगी। यानी वो पॉइंट जहां तक हम चीजों को आंखों में बिना स्ट्रेन आए क्लियरली देख सकें, उस पॉइंट को हम बोलते हैं नियर पॉइंट या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ध्यान रखें, नियर पॉइंट ऑफ द आई, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट can be seen most distinctly without any strain is called the least distance of distinct vision. For a normal eye of an adult, it is 25 सेंटीमीटर। एक नॉर्मल पर्सन के लिए जिसकी आंखें एकदम ठीक है, उसके लिए जो नियर पॉइंट होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर, यानी आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी तक वो पर्सन ऑब्जेक्ट को बहुत क्लियरली बिना आंखों में स्ट्रेन आए देख सकता है। अगर वो उससे पास ऑब्जेक्ट को लाने की कोशिश करेगा तो उसकी आंखों में स्ट्रेन आएगा और वो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे करके उसको ब्लर होना स्टार्ट हो जाएगा और उसको दिखना बंद हो जाएगा। तो ध्यान रहे, वो मैक्सिमम पॉइंट जहां तक कि हम चीजों को डिस्टिंक्टली क्लियरली देख सकते हैं उसको हम बोलते हैं फार पॉइंट, और वो वेरी करता रहता है, वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के साइज पे। हम मान लेते हैं उसको कितना, इनफाइनाइट मान लेते हैं। बट एक और होता है नियर पॉइंट, और ये नियर पॉइंट नॉर्मल आई के लिए फिक्स होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से अगर हम पास में ऑब्जेक्ट को लाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट फिर हमें ठीक से दिखना बंद हो जाएगा, या मैं बोल सकता हूं कि देखेगा तो बट आपकी आंखों में फिर स्ट्रेन आना शुरू हो सकता है या दर्द होना शुरू हो सकता है। यानी वो मिनिमम पॉइंट जहां तक कि हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं वो कहलाएगा नियर पॉइंट, और वो मैक्सिमम पॉइंट जहां तक कि हम ऑब्जेक्ट को बहुत क्लियरली देख सकते हैं उसको हम बोलते हैं फार पॉइंट। ये बात आपको क्लियर है। और फार पॉइंट जनरली हम क्या मानते हैं, इन्फिनिटी। नियर पॉइंट जनरली हम क्या मानते हैं, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट आपकी आंखों के सामने कितनी देर तक रहना चाहिए ताकि उसकी इमेज आपकी आंखों में प्रॉपर्ली बन पाए। तो द टाइम फॉर विच इंप्रेशंस और सेंसेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज in the eye is called persistence of vision. It is about 1/16th of a second. यानी वो मिनिमम टाइम कि कोई ऑब्जेक्ट आपकी आंखों के सामने रहे और उसकी इमेज आपकी आंखों में बने, वो मिनिमम टाइम को बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। अगर उससे कम टाइम में अगर कोई ऑब्जेक्ट आपकी आंखों के सामने से निकल जाता है तो उसकी इमेज आपकी आंखों में नहीं बनेगी। मान लेता हूं ये पेन है, ये पेन अभी मेरी आंखों के सामने से जा रहा है तो इसकी इमेज मेरी आंखों में बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि ये एक मिनिमम टाइम जो है ना, ये 1 सेकेंड या 2 सेकेंड तक मेरी आंखों के सामने रहा, तो मैंने इसको देख लिया और इसकी इमेज मेरी आंखों में बनी। लेकिन मैं मान लेता हूं कि ये जो पेन है ये माइक्रो सेकेंड में मेरी आंखों के सामने से निकल गए,
माइक्रो सेकंड का मतलब क्या होता है 10⁻⁻6 सेकंड, अगर आपको याद हो। या मैं बोल देता हूं सिंपल लैंग्वेज में कि 1 सेकंड का 100th पार्ट यानी 1/100 सेकंड में ये पेन मेरी आंखों से निकल गया। यानी 1 सेकंड से कम का टाइम, और कितना कम 1/100, यानी 1 सेकंड के अगर मैं 100 टुकड़े करूं तो एक टुकड़ा कितना हो जाएगा 1/100 हो जाएगा। इतने कम टाइम में अगर ये पेन मेरी आंखों के सामने से निकल जाएगा तो ये पेन मुझे दिखाई नहीं देगा। यानी मिनिमम वो टाइम कि कोई ऑब्जेक्ट आपकी आंखों के सामने रहना जरूरी है ताकि वो उसकी इमेज आपकी आंखों में बने, उसको हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। और ये कितना होता है 1/60 सेकेंड होता है। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट कम से कम 1/16 यानी 1 सेकंड के 16 टुकड़े अगर हम करें तो एक टुकड़ा कितना हो जाएगा 1/16 सेकंड हो जाएगा। इतनी देर तक अगर कोई ऑब्जेक्ट आपकी आंखों के सामने रहेगा तो उसकी इमेज आपकी आंखों में बनेगी। और अगर टाइम से कम हो गया तो फिर वो ऑब्जेक्ट आपको दिखना बंद हो जाएगा, भले ही वो ऑब्जेक्ट आपकी आंखों के सामने से क्यों ना निकला, लेकिन उसकी इमेज आपकी आंखों में नहीं बनेगी। तो ये हमने आज देखी है बेसिकली टर्मिनोलॉजी जो कि ह्यूमन आई से रिलेटेड थी और जो कि आगे डिफेक्ट्स इन विजन को समझने में हेल्प करेगी। तो अभी आज हमने टर्मिनोलॉजी देखी है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो ह्यूमन आई डिफेक्ट्स हैं उनको लेकर के आएंगे और उनको ठीक से